Dear students, just I am going to give you the solution of the chapter The Fundamental Units of the Life from question number 4 to 8. And in this you will see the solution of the question that is given of the end exercise of the chapter end exercise. चलिए समझने का प्रयास करते हैं. Yes, the first question, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? मतलब सेल के जीवन का क्या होगा जब उसमें गोल्जी अपरेटस नहीं होता. अब ये प्रश्न है, इसका आंसर, द फॉलोइंग थिंग्स मे हैपन इन द सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपरेटस. निम्नलिखित चीज़ें होती अगर उसमें गोल्जी अपरेटस सेल में नहीं होता. पहली बात जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स या मटेरियल्स में मदद करता है. गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स में मदद करता है. लेकिन अगर गोल्जी अपरेटस नहीं होता तो क्या होगा? देयर विल बी इफेक्ट ऑन द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग of the different types of proteins to various targets inside and outside of the cell. यानी जो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग है विभिन्न से पदार्थों का, उस पर प्रभाव पड़ेगा. ये फर्स्ट इफेक्ट होगा. दूसरा क्या होगा? द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड फर्दर. अगर गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो सेल का जो प्रोडक्ट होगा वह स्टोर नहीं हो सकता है, न ही आगे मॉडिफाइड या रूपांतरित हो सकता है. तीसरा है द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर्स कैन नॉट टेक्स प्लेस. जैसे कि गोल्जी अपरेटस क्या करता है? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है. लेकिन अगर नहीं होगा सेल में तो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण नहीं होगा. लास्ट, द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विल बी अफेक्टेड. क्योंकि कहा गया है कि गोल्जी अपरेटस आर द प्रिकर्सर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स को बनाने में महत्वपूर्ण रोल करते हैं. अगर गोल्जी बॉडीज होंगे ही नहीं तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन प्रभावित होगा. एंड दिस में काज एक्यूमुलेशन ऑफ द वर्न आउट एंड डेड ऑर्गेनिल्स विद इन द सेल. इससे क्या होगा? विभिन्न से वर्न आउट और डेड ऑर्गेनिल्स हैं, वो उनका एक्यूमुलेशन स्टोरेज सेल के अंदर होगा और दैट लीड टू द सेल डेथ. इससे सेल की अंत में मृत्यु तक हो जाएगी, उन्हें कोशिका मर जाएगी. तो ये सभी इफेक्ट हैं कि अगर गोल्जी अपरेटस नहीं होता तो सेल पर या उसकी एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता. यस, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनिल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई. किस सेल ऑर्गेनिल्स को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं और क्यों? तो इसमें पहली बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? दीज ऑर्गेनिल्स कंटेन मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स विच ऑक्सीडाइज द फूड and convert it into the energy currency of the cell in the form of ATP. क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनिल हैं ये बहुत सारे
ऑक्सीडेटिव एंजाइम रखते हैं जो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और इसे एनर्जी करेंसी के रूप में, जो एनर्जी करेंसी होता है और के रूप में बदल देते हैं। और वो किस रूप में बदलते हैं? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया जनरली सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है और यह सेलुलर रेस्पिरेशन जनरली F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम्स में होता है और उसके फलस्वरूप जो एनर्जी का स्टोरेज जो होता है एटीपी के रूप में होता है। दिस एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी के रूप में जो एनर्जी जो है इज यूज्ड बाय बॉडी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क। जो एनर्जी एटीपी के रूप में संचित रहता है उसका इस्तेमाल नए केमिकल कंपाउंड के लिए और कुछ मैकेनिकल वर्क के लिए किया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर जनरली रिफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को समानतः कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर लिपिड्स आर सिंथेसाइज इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स का निर्माण जनरली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में SER बोलते हैं, के अंदर होता है। वाइल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम्स, जबकि प्रोटीन का निर्माण जैसा कहा जाता है कि राइबोसोम के अंदर होता है। और ये राइबोसोम्स किससे जुड़े रहते हैं? विच आर अटैच टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपिड्स का निर्माण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और प्रोटीन्स का निर्माण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? किस प्रकार अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है? तो इसमें अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। अमीबा जनरली अपना भोजन इंडोसाइटोसिस मेथड से प्राप्त करता है। और यह जो प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि अमीबा को जो आउटर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसी लचीलापन के कारण वह इंडोसाइटोसिस कर लेता है। जनरली क्या करता है? विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा। अमीबा का जो आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और ये फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द अमीबा टू इनगल्फ इन द फूड। इसी के कारण वो क्या करता है? सूडोपोडिया बनाते हुए उस फूड को या फॉरेन पार्टिकल्स को घेर करके उसको इनगल्फ कर लेता है, सेल के अंदर ले लेता है। एंड अदर न्यूट्रिएंट अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग, चाहे वो भोजन हो या दूसरे मटेरियल हैं, उनको इस लचीलापन या लचीले में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर ले लेता है, उसको अंदर ही डाइजेस्ट करता है और इस प्रकार अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस? दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इन योर NCERT बुक। ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस में क्या होता है? जनरली द सॉल्वेंट जो होते हैं लाइक द वाटर, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और यह जो मूवमेंट होता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू
होता है। और ये ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है। सो अब कैसे इसको लिखेंगे? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट like the water from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane. Or in other words, osmosis is a special kind of diffusion that takes place through selectively permeable membrane. This is about today from my side.